Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर है फोर्थ से सेकेंड चैप्टर फोर्थ लॉ ऑफ मोशन का ही है। उसमें कोई एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन के जो लॉ है सेकेंड या थर्ड हम देखेंगे, उसके बाद और भी कुछ लॉ डिराइव किया गया है। तो उसके लिए मोमेंटम टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम होता क्या, परंतु उसको हम लोग देखेंगे। सपोज दैट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एक्स, तो ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगी, ठीक है, तो मूव करेगी तो इसमें कुछ इंपैक्ट होगा। उसी इंपैक्ट के बारे में जो हमें स्टडी किया जाता है वो मोमेंटम के थ्रू किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है या रुकी हुई है तो उसमें जो वर्किंग कैपेसिटी है उनकी मोमेंटम की वजह से इंपैक्ट होती है हमारे, ठीक है। तो ये मोमेंटम है क्या, किस टर्मिनोलॉजी से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके बारे में पूरे स्टडी करना है। तो कोई यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में मास होगी। फर्स्ट जो अब आइडेंटिटी जिसकी होगी तो उसकी कुछ मासेज होगी, और मूव कर रही है तो इसके लिए मूव करने के लिए क्या होगी, इसमें वेलोसिटी ऐड होगी। क्या वेलोसिटी, दोनों ऐड होगी, जिसकी वजह से मास एंड वेलोसिटी के मिल जाने से इस ऑब्जेक्ट के मूव करने की कुछ इंपैक्ट पड़ेंगे, जैसे कि इनकी स्पीड ज्यादा होगा या इनमें फोर्सिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये सब टर्मिनोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है इनकी, वो कंबाइनली रूप से हम लोग इन दोनों टर्म को मोमेंटम के रूप से जानते हैं। तो मोमेंटम हुआ क्या, इसी वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगी, मतलब इन दोनों को हमने बोला कि इनमें दो आइडेंटिटी है, दोनों को मिलकर जो इंपैक्ट होता है उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं। तो बोलता है इन दोनों का मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो होगा वो इसकी डायरेक्शन, जो स्वाभाविक है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन में होगी। यदि मास है और वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है। तो मास है ऑब्जेक्ट का और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इंपैक्ट भी इसके इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यही लिखा गया है कि सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। तो यहां पे लिखा गया क्या, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जो वही डायरेक्शन होगा जो उसकी वेलोसिटी की होगी। सेकेंड टर्म ये इनकी डिफिनेशन के टर्म में आ गई। यदि मोमेंटम को आपको डिफाइन करना हो तो आप बोलोगे इनकी मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इनकी मोमेंटम को होगी। सेकेंड टर्म इसमें मैंने किया कि इसकी वजह से दिस इंपैक्ट दैट is generally by a moving body is known as the momentum। और इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मोमेंटम के रूप में देखेंगे। फिर पॉइंट इसमें दिया गया, जो इसके अंदर में दो टर्म हमें मिला, एक मास मिला, एक वेलोसिटी मिली, तो दो टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होता है इसका मोमेंटम। तो इसी दो टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो बोलता है इसके मास के बराबर होगा। यदि ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज दैट साइकिल, छोटे बच्चे की गाड़ी, जो छोटा टॉयज होता है साइकिल, ट्राईसाइकिल, वो जो मूव करता है उसको रोकने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी। उससे बड़ा साइकिल यदि हम यूज करेंगे तो उसको लगाने के लिए ज्यादा होगा, बाइक को लगाने के लिए और ज्यादा होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट की मासेस ज्यादा हो रही है, इसीलिए हो रहा है। इसी चीज को हमने यहाँ बोला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड आल्सो इट्स वेलोसिटी। यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को इसके अपोजिट में लगाते हैं तो वो उसकी मास किसके टर्म पे डिपेंड करेगी, तो उसकी मास एंड वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। तो मोमेंटम के लिए क्या जरूरी होगी, पहले मास, दूसरा टर्म वेलोसिटी, ये दो प्रोपोर्शनल होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको हमने इक्वेशन
सेकेंड मास। दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया आइडेंटिटीज मींस की। फिर बोला कि ये जो कंडीशन है ऊपर में एक और दो से, तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम जो होता है मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको इंडिकेट किया हमने। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट में क्या होता है, ये हो गया आपका केजी, और वेलोसिटी का पता है मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे लिखो या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गई मोमेंटम का। अब देखिए इसके बाद मोमेंटम जो अभी तक हमने पढ़ा, तो मोमेंटम जो होता है उससे हमारा क्या क्या कंक्लूजन निकला। तो बोलता है दिस शो दैट एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम। यहां टर्म ध्यान दीजिएगा, एवरी मूविंग बॉडी, मेरा रेस्ट की बात नहीं कर रहा, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैंने एक टर्म और ऐड करा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जीरो हो गई, जीरो इंटू मास, तो मोमेंटम इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। तो मोमेंटम यहाँ क्या होगी, जीरो। इट मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मूविंग बॉडी का ही मोमेंटम निकाला जा सकता है। मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम अकॉर्डिंग टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। और इसके लिए मैंने कंक्लूजन में क्या बोला, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला, मैंने भी एक्सप्लेन किया कि यदि ऑब्जेक्ट एक्स है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो मास होगा, ऑब्वियसली मास होगा, और मूविंग कर रहा है तो वेलोसिटी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये फिक्स डायरेक्शन दी, मैंने फोर्स यहां से लगाया तो ये ट्रैवलिंग की वेलोसिटी आई इसमें। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। यदि मैं इस साइड से लगाऊं ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डायरेक्शन मेरा फिक्स है। तो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स होने के कारण ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्योंकि मास के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, नहीं तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती। फिर बोलता है इस वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। वहां बोला गया इस डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी जो डायरेक्शन होगी जिधर वेलोसिटी लग रही है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, यदि मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो मोमेंटम इधर होगी। यदि ऑपोजिट डायरेक्शन इधर से मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर लगी है, तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगी। तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। फिर वही मेंशन किया है यहाँ पे, अभी बताया था कि वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू जीरो करें, वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी टर्म को यहाँ पे लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, मोमेंटम इज आल्सो जीरो। तो मोमेंटम के बारे में है, आगे हम लोग और इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होती है। इससे के बारे में एक डिराइव है, बहुत बड़ी इक्वेशंस हैं, इनमें बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक मोमेंटम के बारे में ये, इसका इंपॉर्टेंस क्यों पहले बताया, बहुत छोटा है, लेकिन ये मोमेंटम इसलिए जरूरी था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है मोमेंटम के समझने के बाद ही आएगी, नहीं तो मोमेंटम यदि आपको क्लियर नहीं है, ये टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया यदि आपको क्लियर नहीं है तो सेकेंड लॉ जो न्यूटन है उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी उसमें यूज की जाती है। इसलिए मोमेंटम का इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या कभी-कभी इसको न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें है क्या, इसमें बताया जा रहा है, अभी मैंने मोमेंटम जस्ट बताया, मोमेंटम क्यों पढ़ाया था, मैंने बताया था कि मोमेंटम को समझना जरूरी है इस सेकेंड लॉ को समझने के लिए। इसमें क्या है, द रेट ऑफ, सेकेंड लॉ बोल क्या रहा है हमें, तो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम में है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अभी बताया था मोमेंटम की बात जब भी करेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट, हमको मोमेंटम की बात करेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, बोलता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी।
यदि ऑब्जेक्ट, सपोज दैट ये मेरा ऑब्जेक्ट x था और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यदि हमने यहाँ पे F फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, तो बोलता है ये फोर्स जो होगा, पहली बात हम रोक रहे हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स से तो कुछ होगा नहीं, और लेस देन होगा फोर्स में तो भी अनबैलेंस होगा, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए फोर्स क्या होनी चाहिए? मोर देन होनी चाहिए जितनी इसकी इंटरनल फोर्स रिक्वायरमेंट है उसके मास और वेलोसिटी का। तो ये अनबैलेंस फोर्स इसलिए हुआ क्योंकि ये ज्यादा, इसकी F की वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा हुआ तब ये S क्या होगा? स्टॉप हो पाएगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको मुझे रोकना है, तो उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब तो रुकेगा। तो इसलिए क्या हो गया, इस पे जो अप्लाई या एक्ट जो कर रहे हैं वो अनबैलेंस फोर्स, नेचर क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स का है। तो यहाँ पे बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अनबैलेंस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब ये बॉडी पे क्या है? अनबैलेंस फोर्स हो रहा है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब बोलता है और इसकी फोर्स की वजह से इसकी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंज हो रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बोलता है चेंज इन द मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अभी मैंने दो टर्म बोला कि एक ऑब्जेक्ट x जो है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा पहले स्टार्ट हुआ होगा, इनिशियल होगा, फिर वो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो दो तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि ये ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन में है तो इसका मास तो है ही, मास बी m मान लो, ठीक है, जनरली बिहेवियर में m ही मान लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कौन सा? तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? हमारा u मान लो, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। अब ये समझिए, यदि u पोजीशन पर है तो इसका कुछ मोमेंटम होगा, तो mu होगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट यहां पे टकरा रहा है तो यहां का मोमेंट mv हो गई, और इसको यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा श्योरली। कोई भी ऑब्जेक्ट सेकेंड में ही कंसीडर करेंगे, कुछ ना कुछ तो सेकेंड लगा होगा। तो इसको यहां से u इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने में जो टाइम टेकन हुआ उसको हम लोग जूम कर लेते हैं, t सेकेंड लग रहा है। अब यहां पे क्या हुआ? अब इसकी फोर्स जो लगा तो इसमें मोमेंटम में चेंज आया, तो चेंज क्या आया? तो बोलता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? mv माइनस mu, mv माइनस mu, तो m दोनों साइड है तो कॉमन ले लिया हमने, तो क्या लिखा? v माइनस u लिखा हमने। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? m v माइनस u आया। अब इसी चीज को यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो चेंज इन मोमेंटम किसके कारण? तो यहां पे mv माइनस u, ये कहां से आया? तो यहां पे मैंने डिराइव कर रखा था चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन, दो टर्म हो गई। अब यहां पे देखिए, अब ये हमें पता है, हमें एक चीज और है, चेंज इन मोमेंटम किसके वजह से हुआ? तो फोर्स की वजह से हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पे देखिए, हमें पता है फर्स्ट चैप्टर में v माइनस u अपॉन t बराबर a, मोमेंटम एक्सेलरेशन के बराबर हुआ है v माइनस u अपॉन t। तो फोर्स जो हो गया वो किसके बराबर? m इंटू a के बराबर हो गई। a कहां से आई? तो ये इस इक्वेशन से हमने डिराइव फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे हमें दो टर्म क्लियर हो रहे हैं कि मोमेंटम जो फोर्स जो हमने लगाया, वो सेकंड जो न्यूटन का लॉ है, फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज आ रही है। तो फोर्स क्या हुआ है? mv माइनस u बाई t, और ये फोर्स को हमने F से बात बताएंगे। तो फोर्स F, फोर्स जो होगा जिस डायरेक्शन में लगा, ऐसे कर लो, प्रोपोर्शनल होगी, तो F प्रोपोर्शनल टू ma। चलो एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर गया लिखने में, क्योंकि ये जो फोर्स होगा, फोर्स जो होता है सेकेंड लॉ में या न्यूटन का जो लॉ है वो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू
फोर्स अप्लाइड जो हो रहा है, फोर्स जो इस पे हमने अप्लाइड किया, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम भी हमने इसी वजह से ये टर्म को यहाँ पे अप्लाई किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ कि प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू दिस और एफ जो होगा प्रोपोर्शनल टू एम ए। सॉरी, अब यहां पे देखिए एक टर्म और आ रही है कि एफ इक्वल टू के इंटू एम ए, के इज अ कांस्टेंट, तो इससे हमें सेकेंड लॉ का डेरिवेशन ये हमारा मिला। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। बुक में कहीं कहीं ये टर्म लिखा हुआ है कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर ले, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अभी इसी चीज को मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा फोर्स की बात हो रही है। फोर्स मैंने दो तरह की बताया था, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि मेरा मूव कर रहा है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जो रोकने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैसा नेचर का होगा, अनबैलेंस नेचर का होगा। क्योंकि बैलेंस नेचर का तो रोकेगा नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट रुकेगी। तो ये अंडरस्टूड है। तो बोलता है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यदि हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया, एक्ट करा है इस पे, तो द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। तो मोमेंटम कैसा होगा, अप्लाइड फोर्स की तरह होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, यहाँ पे मोमेंटम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, एमओ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकिंग। तो चेंज इन मोमेंटम जो टर्म जो आया वो कहां से आया था, हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट है तो मास ऑब्वियसली होती ही है, बिना मास का ऑब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो मास है तो मास को हमने m से मान लिया। तो ऑब्जेक्ट है यदि वो चलना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u के पॉइंट से मान लिया और फाइनल वेलोसिटी भी उसकी होगी, उसको हमने v मान लिया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, mv माइनस mu। दोनों साइड mm है तो हमने एक m को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, m ब्रैकेट v माइनस u। इसी चीज को मैंने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में लिखा m v माइनस u अपॉन t। अब ये फोर्स क्यों लिखा, फोर्स में लॉ ऑफ न्यूटन बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जो हमने अप्लाई किया उसके बराबर होता है। ये आपको पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एक जगह मेंशन किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या लिखा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू, अब ये v माइनस u अपॉन t जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी, उसमें क्या पढ़ा था, v माइनस u अपॉन t बराबर एक्सेलरेशन दैट इज a। तो यहाँ पे हमने इस टर्म को कन्वर्ट किया a में, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m में। अब ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हमने k को कांस्टेंट मान लिया, तो F इक्वल टू k इंटू m। यदि k की वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसे ध्यान रखिएगा, k इज कांस्टेंट where k is constant। और यदि हमारी k की वैल्यू 1 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं, दैट इज F इक्वल टू m। और इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड मोमेंटम का जो डेरिवेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और चैप्टर हमारी फिनिश।